हेलो बच्चों, मैं आपका अपना परियार सर। बच्चों, आपने देखा था कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना सीखा और साथ में ही हमने ये भी सीखा कि कब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, या किस तरीके से जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो रिजल्ट को हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज जीरो वेक्टर, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और एक इंपॉर्टेंट कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर का पर्पस है किसी वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कि सपोज आपके लिए एक वेक्टर ये ए गिवन है, एक दूसरा वेक्टर गिवन है, ये रहा आपके लिए बी वेक्टर, और एक थर्ड वेक्टर जो कि है सी वेक्टर। क्लियर है? तो ये आपको दिया गया है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहां पर ये एंगल्स जो है, ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। और हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फर्स्ट। सेकंड, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। थर्ड, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। तो अगर हमें पहले फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम ए को देखेंगे और बी को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, क्या ये दोनों वेक्टर्स के हेड से हेड या क्या इन दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल ज्वाइन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर का टेल ज्वाइन, मतलब आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। तो जो स्मॉलर एंगल होगा बिटवीन दीज टू वेक्टर, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल तो 90 आएगा, दूसरा जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, वो एंगल ये रहा, जो कि आपके लिए होगा 270। क्लियर है? तो यहाँ पर लेस एंगल क्या होगा, 90। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। या इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमने कहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा लेस या इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, 90 डिग्री, विच इज लेस देन 180 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो बी और सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का हेड दोनों क्या है, ज्वाइन है। अब हेड टू हेड अगर वेक्टर्स ज्वाइन है तो भी आपको उन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंगल्स कितना दिखाई दे रहा है, 60, जो कि 180 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो आंसर आपकी हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? सेम सी और ए के लिए जब हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड ये दोनों ज्वाइन, यानी कि यहाँ पर ना तो हेड टू हेड ज्वाइन है और ना ही टेल टू टेल ज्वाइन है। तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस करके, आप ए या सी में किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस करके हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन कराइए। तो चलो अपन क्या करते हैं कि इस ए वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं और सी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये ए वेक्टर को आप इस तरीके से डिस्प्लेस करा के आगे ले आएंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। तो ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का
टेल दोनों ज्वाइन है, ये एंगल कितना आएगा, ये 30 डिग्री है, ये एंगल आपके लिए होगा 150 डिग्री। क्लियर है, विच इज लेस देन 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर यानी थीटा इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट एक सिचुएशंस की बात करें कि आपको इस सिचुएशंस को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है और इसे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये पार्टिकल मूव विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। एक पार्टिकल है जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है और इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन। तो देखो यार मैग्नीट्यूड 8 मीटर पर सेकंड शो करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और डायरेक्शंस किधर शो करनी है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये आप क्या करेंगे, यहां पर आपने वाई एक्सिस के अलाउंग सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के अलाउंग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए अपन ने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। अब ये लाइन की लेंथ मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड को। तो अगर आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 8 मीटर पर सेकंड को, और डायरेक्शंस किधर रखनी है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि जो वेक्टर है इसका एरो किधर होना चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसका एरो होना चाहिए डाउन, ये इस तरीके से। तो ये वेक्टर आपको बता रहा है कि ये क्या है 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर इसी चीज को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी वी वेक्टर हो गया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए आप यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हो माइनस जे कैप, कल की क्लास में हमने सीखा माइनस जे कैप। तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा 8 माइनस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से गिवन सिचुएशंस को हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, या यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखी सिचुएशंस को हम लैंग्वेज के फॉर्म में समझ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर। ठीक है यार, सपोज इसी तरीके से हम लोग बात समझते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू आपका है 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आपने अगर इस पर क्या किया, एक नई वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी, मान लीजिए v1 वेक्टर, और हमने क्या किया कि इस पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 v वेक्टर। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि अगर ये आपके लिए क्या है ये v वेक्टर है तो इसका जस्ट डबल जो है ये कौन हो जाएगा v1 वेक्टर। क्लियर। लेकिन एक कमाल की चीज है कि ये दोनों ही वेक्टर्स अभी भी क्या है, जब आप एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपको मिलने वाला, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपने केवल एक प्योर नंबर का मल्टीप्लाई किया है
तो आपको यहाँ पर एक न्यू वेलोसिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? न्यू वेलोसिटी मिल रही है। और जो ये न्यू वेलोसिटी है और जो प्रीवियस वेलोसिटी है, दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। पैरेलल के लिए हमने बात करी है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर आपने क्या किया, सेकंड, इसी v वेक्टर में हमने नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 इंटू वी वेक्टर, तो अब क्या होगा? माइनस का 1/2 वी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे आप? 4j कैप। तो ये क्या आएगा? ये आएगा -2j कैप मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा? पहले तो ये 2j कैप है, मतलब ये जो पहला वाला वेक्टर आप देख रहे हैं, इससे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इससे उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर रिप्रेजेंट करें तो लेंथ कम हो जाएगी, और साथ में माइनस क्या है? डायरेक्शंस क्या होंगी? अपोजिट होगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए एक न्यू वेक्टर है जिसे आप v3 कह लेते हैं, इसे कह देते हैं हम लोग v3। तो ये देख रहे हैं, ये रहा आपके लिए v3 वेक्टर। तो v3 वेक्टर क्या है? वो एंटी पैरेलल, किसका? v वेक्टर का भी और v1 वेक्टर का एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि अगर आपने पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो जो भी न्यू क्वांटिटी आएगी वो और प्रीवियस क्वांटिटी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू क्वांटिटी आएगी और जो प्रीवियस क्वांटिटी होगी वो आपस में क्या होंगी? एंटी पैरेलल होंगी। एक छोटी सी चीज आप लोग जानते, क्वांटिटी भी चेंज, यहाँ पर देखिए नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन आप जानते हैं एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, बचपन से फॉर्मूले पढ़ते हुए आए हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मास कैसी क्वांटिटी? मास स्केलर क्वांटिटी। तो मास आपके लिए हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट फोर्स है, और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी कैसा होगा? वो रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है या वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि जब आप प्योर नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी, पहले भी वो वेलोसिटी थी, बाद में भी क्या है? वेलोसिटी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन में अगर आपने मान लो 2 kg का मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो क्या है? वो फिर आपके लिए फोर्स है, मतलब एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होंगे। इसकी बातें हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल जो मैथ्स है जो स्केलर क्वांटिटीज के साथ काम आती है, वो मैथ्स आप यहाँ पर वेक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपने 2 kg पोटैटो खरीदा, 3 kg टोमेटो खरीदा, तो आपने कहा कि आपके पास ओवरऑल कितना मटेरियल है, तो आप 2 + 3 5 kg कह देते, मतलब एक सिंपल मैथ्स। बट वेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? इसका भी रीजन है कि अगर आप बहुत सारी सिचुएशन, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये मान लीजिए एक रिवर है, ठीक, ये क्या है? रिवर है। और इस रिवर में आप इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो और रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आप बताइए कि रिवर जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप इस डायग्राम के हिसाब से अपवर्ड या A to B जाना चाहते हो, तो
क्या आप ए से चलेंगे और बी पर पहुंचेंगे? जबकि रिवर राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आप सामने की तरफ फ्लो करना चाहेंगे, लेकिन रिवर आपको राइट साइड लेकर जाएगी और आप बी पर ना पहुंचकर कहीं और पहुंचेंगे। बाहर एक्चुअल में बाहर से खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई आप यहां से चले और यहां पहुंचे। तो जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है और जो आपने टाइम लिया है, उससे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यानी कि अब आप कुछ डिफरेंट स्पीड से चले। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरीके से, ये दोनों वेलोसिटी जब ऐड हो रही हैं तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम तीन मेथड्स यूज करेंगे। एक हमारे लिए होगा ट्राइंगल मेथड, एक मेथड है जिसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम मेथड, और लास्ट इज अ पॉलीगन मेथड। क्लियर? तो व्हाट इज अ ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन? तो ट्राइंगल मेथड, देखो यार, ट्राइंगल मेथड की जब बात की जाए तो ट्राइंगल मेथड्स में आपको सिर्फ याद रखना है हेड टू टेल। क्या है सर ये हेड टू टेल? सपोज आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा आपके लिए वेक्टर बी, और ये वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमारा टास्क है कि हमें चाहिए क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात तो कंफर्म है कि हम इन दो वेक्टर क्वांटिटीज यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ए वेक्टर या तो फोर्स वेक्टर होगा, तो अगर ये ए वेक्टर फोर्स वेक्टर है तो बी वेक्टर भी क्या होगा? फोर्स वेक्टर होगा। अगर ए वेलोसिटी वेक्टर है तो बी भी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। मतलब ए जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, बी वही फिजिकल क्वांटिटी होगी, बिकॉज हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब ट्राइंगल मेथड क्या है? हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल मेथड। तो सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसे हमने लिख दिया है आर वेक्टर। ठीक, ट्राइंगल मेथड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं। आपको क्या करना है? पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करना। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या ज्वाइन करना है? टेल ज्वाइन करना है। तो यहां पर एक अलग डायग्राम ले लेते हैं इसके लिए। और ध्यान से, ये शिफ्टिंग कैसी होगी? पैरेलल शिफ्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चंस में आप वेक्टर थोड़ी चेंज कर दोगे। तो यहां पर ये रहा आपके लिए ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या ज्वाइन करने वाले हो? दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करने वाले हो, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। बिल्कुल आपने इसको ऐसे लग रहा है कि इस वेक्टर को, या हम आपको समझाने के लिए कहें तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि इसी वेक्टर को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया यहाँ। तो देखिए, ए वेक्टर के हेड से, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का आपने टेल ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है? पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को आप ज्वाइन, ये तो ये जो वेक्टर आप देख पा रहे हैं, यही जो वेक्टर है, यही आपके लिए क्या है? आर वेक्टर है, जिसे इक्वल टू हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए, इस ये जो ए वेक्टर है, जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस, लेंथ मैग्नीट्यूड्स को बताएगी और एरो हेड डायरेक्शंस को बताएगा।
तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंट हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गया। तो आपने देखा कि आपने आर वेक्टर निकाला है, ठीक है। तो जो भी इसकी लेंथ आएगी, जो भी इस वेक्टर की लेंथ होगी, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। और अगर डायरेक्शंस की बात की जाए तो सपोज ए वेक्टर आर के साथ अल्फा एंगल बना रहा, तो ये अल्फा एंगल क्या हो जाएगी, ये अल्फा एंगल इसकी डायरेक्शंस हो जाएगी आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि नहीं, अगर अपन ने चेंज कर दी, मतलब चेंज करने का मतलब है कि सपोज हमें निकालना है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज कह दिया कि वो जो भी आएगा वो आएगा आर डैश वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, आपने देखा कि हमने एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। हमने क्या किया है, एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। अब अगर आप एडिशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो क्या कोई फर्क आएगा क्या एडिशन में, ये देखते हैं। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, तो ट्राइंगल मेथड के हिसाब से आप क्या करेंगे, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का क्या ज्वाइन करेंगे, टेल ज्वाइन करेंगे। बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे। तो यहां से ये रहा बी वेक्टर, और बी वेक्टर के हेड में से आपने क्या किया कि इसको शिफ्ट करा दिया आपके लिए, बिल्कुल वही वेक्टर रहे। इस तरीके से आपने उसकी क्या कर दी, शिफ्टिंग कर दी। अब यहां कौन पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर के हेड से आपने ए वेक्टर का टेल ज्वाइन किया, और अब क्या करेंगे, रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर का क्या ऐड करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड, तो पहला वेक्टर बी हो गया, दूसरा वेक्टर ए हो गया, ये ज्वाइन किया आप। अगर आप बहुत ध्यान से देखें या बहुत ध्यान से देखें, या हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को आपको शिफ्ट करके दिखाते हैं कि अगर इसी एरो को हम शिफ्ट करें तो ये ध्यान से देखिए, इस एरो को अगर लेकर आए और यहाँ पर इस तरीके से तो देख पा रहे हैं कंप्लीट फिट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता। क्लियर है। ऑन चेंजिंग ऑर्डर मतलब आपको अब इस पर कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको ए पहले लेना है कि बी पहले लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं। जब एडिशन ऑर्डर पर डिपेंड ना करे तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। जो सर्टेन चीज ऑर्डर पर डिपेंड ना करे तो उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहां से अपने लिए एक नोट पॉइंट है, क्या है नोट पॉइंट, कि वेक्टर एडिशन obeys the commutative law। क्लियर है। मतलब वेक्टर एडिशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। वेक्टर एडिशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। तो आपने देखा कि जब आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया तो थर्ड वेक्टर आपको रिजल्टेंट बता रहा है। और अगर इस कंप्लीट ज्योमेट्री को ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि सर ये तो ज्योमेट्री क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा गया है, ट्राइंगल मेथड कहा गया है। क्लियर है। ए से बी जाने के लिए बी से ए गए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अपने को क्या करना, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाना है। बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का टेल जोड़ा, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए आप क्या करो, रिजल्ट लेने के लिए आप ऐसा नहीं करो कि आर वेक्टर ये नहीं है कि अब ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल आपने ज्वाइन किया तो आपको रिजल्ट मालूम चला, नहीं, फिर आपको डिसकॉन्टिन्यूअस होना है। पहले हेड टू टेल गए और फिर क्या करना है, टेल टू हेड ज्वाइन करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक रफ स्केच तैयार करने के लिए आप एक नॉर्मल अपने हिसाब से वेक्टर्स यानी एरो लेकर
चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको तो दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और उनका क्या फाइंड करना होगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल बन रहा है। तो कुछ ट्राइंगल्स के रूल अगर आपको आते हैं तो आपके लिए ट्राइंगल मेथड्स के साथ हैंडल करना थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स की हम लोग बात करते हैं और ये आने वाली पूरी फिजिक्स में भी आपके काम आने वाले हैं। सम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो पहला जो रूल है वो है आपके लिए साइन रूल। क्या है साइन रूल? आपको कोई भी ट्राइंगल सपोज दिया गया है, रैंडम कुछ भी ले लिया हम लोग, ये इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दिया गया, ठीक। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ये एंगल ए है, ये एंगल कैपिटल बी है और ये एंगल कैपिटल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग सी से। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हैं। एक साइड की लेंथ स्मॉल ए, दूसरे साइड की लेंथ स्मॉल बी और तीसरे साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल सी दे रखी है। ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होंगे, एक एंगल आपके लिए कैपिटल ए है, दूसरा एंगल कैपिटल बी है और तीसरा एंगल कैपिटल सी है, ठीक। तो बेसिकली साइन रूल क्या करता है कि ये साइड ऑफ ट्राइंगल्स और जो अपोजिट एंगल है उनको रिलेट करता है। कैसे लिख रहे होते हैं, मान लीजिए आपने साइड ले ली बी, ये साइड ले लिया आपने स्मॉल ए, तो स्मॉल ए साइड के अपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल ए, तो डिवाइडेड साइन ए, ये इक्वल टू होगा, साइड आपने बी ली तो बी साइड के अपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल बी, तो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइड सी ली, तो सी साइड के सामने एंगल क्या है, कैपिटल सी, उसका साइन, तो साइन सी। ये जो रेशियो होता है ये रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर वन ट्राइंगल। एक ही ट्राइंगल्स के लिए उनकी साइड और अपोजिट एंगल्स के साइन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है, यही है आपके लिए साइन। क्लियर है, ये रहा आपके लिए साइन। तो अगर आपको कभी भी किसी ट्राइंगल्स में कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए गए हैं तो वहां पर साइन रूल आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कोसाइन रूल। ये मतलब जनरल बात हो रही है और ये और भी फिजिक्स में आपके काम आएगी। दूसरा है कोसाइन रूल, मतलब कॉस के टर्म्स में। साइन रूल मतलब साइन के टर्म्स में था, देखो साइन आया। अगेन यही ट्राइंगल आपको दिया है, जो ऊपर ट्राइंगल्स हमने ले रखा है यही ट्राइंगल दिया है, लेकिन कोसाइन रूल्स क्या होता है कि सपोज आपको यहाँ पर कोई एक साइड फाइंड करनी, मान लीजिए आप ए साइड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स कौन है, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो रिमेनिंग 2 साइड्स है यानी बी और सी, ये एंगल कितना बना रही है, तो ये एंगल बना रही कैपिटल ए, तो आप यहां लिखेंगे -2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई यानी बी इंटू सी इंटू कॉस ए। तो आप इसे कब यूज कर पाएंगे, आपको अगर मान लीजिए साइड ए निकालनी थी और आपको रिमेनिंग 2 साइड्स बी और सी गिवन थी और बी और सी के बीच में एंगल क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी भी गिवन है, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, साइड ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम कहें कि नहीं, अगर मान लो अपने को बी स्क्वायर लिखना हो
या हमें साइड बी पता करनी होती तो हम क्या लिख रहे होते, तो हम यहाँ पर लिख रहे होते बी स्क्वायर इक्वल टू, अब रिमेनिंग टू साइड्स क्या है, ए और सी, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, ए और सी, साइड ए और सी के बीच में एंगल क्या है, बी, तो आप लिखेंगे 2AC इंटू कॉस बी। तो इस तरीके से आपको क्या, अगर ए और सी साइड और एंगल बी गिवन होता तो आप साइड बी की वैल्यू बता देते। सिमिलरली सपोज आपको सी फाइंड करना होता तो क्या लिख सकते हैं, थर्ड सी स्क्वायर इज इक्वल टू, रिमेनिंग टू साइड्स हैं बी और ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB इंटू ए और बी के बीच में एंगल कितना है, कैपिटल सी, तो इंटू कॉस सी। इस तरीके से स्क्वायर रूट लिया तो आपको सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये साइन रूल और कोसाइन रूल्स आपको लेंथ और एंगल्स फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं। और वेक्टर में क्या है, लेंथ किसी चीज का मैग्नीट्यूड्स बता रही होगी और एंगल क्या बता रहे होंगे, एंगल डायरेक्शंस बता रहे होंगे। तो किस तरीके से हम साइन रूल और कोसाइन रूल को ट्राइंगल्स लॉ में यूज करके उनकी वैल्यू न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान देते हैं। तो अभी हमने देखा था ये सपोज हमारे लिए ए वेक्टर है और ए वेक्टर के हेड से हमने दूसरा वेक्टर बी, इसका टेल ज्वाइन किया, ठीक है, और ये एंगल जो था वो थीटा था। ये आपके लिए ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर का अगर आपने हेड ज्वाइन किया तो ये आपको मालूम चलेगा आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और सपोज ये एंगल आपको दिया गया है एल, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है या ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, या आर वेक्टर की डायरेक्शन अल्फा है, ठीक। कैसे करेंगे, तो हम यूज, देखो यहाँ पर एक अगेन आप देख पा रहे ट्राइंगल नजर आ रहा है। अब अगर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है तो बहुत इजीली आप यहाँ पर साइन रूल और कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो सपोज हमने पहले बात करी, मान लो बाई कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखें तो सपोज जो आपको रेड कलर से साइड दिख रखी है उसका मैग्नीट्यूड आर है, ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये थीटा है। तो अगर आप और ध्यान से देखें तो ये जो एंगल हो, ये एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल आपके लिए आएगा, वो आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो कोसाइन रूल लगाकर हमें, क्योंकि हमें ए भी मालूम है, बी भी पता है और थीटा भी मालूम है, हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस साइड का हमने स्क्वायर किया, रिमेनिंग टू साइड्स कौन हो गई, ए और बी, तो फिर क्या करेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और ए और बी साइड कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखनी है कि कॉस 180 माइनस थीटा ये इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा ये इक्वल टू होता है साइन थीटा। कहीं पर भी आपको cos 180 माइनस थीटा लिखना हो तो वहां पर आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, एंड sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस कॉस थीटा।
तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab cos थीटा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया। तो आपने देखा कि यहां पर अब आप चाहें तो इसे फॉर्मूलिक तरीके याद रख सकते हैं कि आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है, अगर वो थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। सिमिलरली एंगल्स के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं बाई कोसाइन। तो बाई कोसाइन लॉ से आपने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट आर निकाल लिया है। अब हम यूज कर लेते हैं बाई साइन रूल। तो बाई साइन रूल यहाँ पर अब हमें अल्फा फाइंड करना है। तो देखो यार, अल्फा के सामने क्या है, साइड है, और इस साइड की लेंथ क्या है, बी। तो आप क्या लिखेंगे, बी डिवाइडेड साइन अल्फा। साइड और अपोजिट एंगल्स के साइन इक्वल टू, अब आर यहां से मालूम चल गया क्योंकि इसके अपोजिट का आपको एंगल्स भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ एंगल्स में मालूम है 180 माइनस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड साइन अल्फा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से आप देखेंगे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड आर। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी बाई आर साइन थीटा। तो इस तरीके से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते, बहुत इजी फॉर्मेट में चीजें आएंगी। तो इस तरीके अल्फा क्या है, अल्फा जो है, अल्फा बेसिकली है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्राइंगल्स मेथड में हम पिक्टोरियली उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के बाद अगर आपने साइन रूल और कोसाइन रूल लगाया तो आप उससे डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स बता सकते हैं। या आप सिंपली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि एक जगह हम लोग इसको लिख लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ये थीटा एंगल, ये आर है और ये अल्फा। तो यहां से आप इजीली कह सकते हैं कि सर जो ये आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। और डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस आ जाएगी आपके लिए अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन आर साइन थीटा, और सॉरी साइन इनवर्स, या डायरेक्ट लिख लें हम लोग कि साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन आर। तो यहां से आप अल्फा निकाल दें। क्लियर है। तो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है अगेन, जो हम लोगों ने सिचुएशंस ली थी कि चलो अब सर ये सिचुएशंस जो आपने बताई थी कि एक रिवर है और रिवर जो है वो इस तरीके से 4 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर।
और एक स्यूमर है जो स्यूम करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से उसने, और स्यूमर इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है, मतलब उसका हर समय जो एफर्ट लगेगा वो अपवर्ड, क्यों? क्योंकि उसकी मंजिल है उसे इस बी तक पहुंचना है। ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन होगा क्या कि जो बाहर से बैठे देख रहा होगा तो वो क्या कहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, उसको वीएम वेक्टर लिख देते हैं। तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, या इसी को कह दें कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो वो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम हो, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वी आर वेक्टर प्लस वीएम वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि भाई वी आर वेक्टर जो है ये आपके लिए वेक्टोरियली अगर बनाना चाहें तो ये मान लीजिए आपके लिए क्या होगा, ये वी आर वेक्टर हो गया, और ये आपके लिए वीएम वेक्टर हो गया। तो आप क्या करेंगे कि भाई वी आर वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ेंगे, टेल ज्वाइन करेंगे। मतलब ये क्या है, ये आपके लिए हो गया रिवर वेलोसिटी, वेक्टर से रिप्रेजेंट करी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वी आर वेक्टर प्लस पहले वेक्टर के हेड से आपने क्या किया है, दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया है। अब आपको क्या करना है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का आप जो है हेड ज्वाइन करेंगे, तो ये जो आएगा यही क्या होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो चीजें आसान हो गई, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, रिवर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, और मैन का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, मैन का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर एंगल अल्फा बताना हो कि अल्फा एंगल कितना बना रहा है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, तो भी आप यहाँ पर सीधा सीधा राइट एंगल नजर आ रहा है। इस तरीके का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर ये अल्फा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। साइन अल्फा इज इक्वल टू निकालना होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5 हो जाएगा। कॉस अल्फा लिखना चाहते हैं तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5 हो जाएगा। और टेन अल्फा लिखना चाहते हैं तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपने देखा कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम ट्राइंगल मेथड के साथ जा सकते हैं। रिमेनिंग 2 और मेथड्स हैं, पैरेललोग्राम मेथड और पॉलीगन मेथड। तो पैरेललोग्राम में भी हम लोग एडिशन ऑफ 2 वेक्टर की बात करेंगे, बट जो पॉलीगन मेथड है उसमें बात होगी एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।